हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के बारे में जानेंगे। तो इसका अध्ययन हम 3 आधारों पर करते हैं। कौन कौन से आधार पर? पहला, घनत्व के आधार पर। दूसरा, तापमान और दाब के आधार पर। और तीसरा है भूकंप शास्त्र के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है कि आंतरिक संरचना में किस तरह के तत्व या उनका क्या बिहेवियर है। तो पहला हम देखेंगे घनत्व आधारित अध्ययन। घनत्व हम सब जानते हैं क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमको ये भी याद है कि क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये भी पता है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे हम आंतरिक परतों का घनत्व पता कर सकते हैं, है ना। पृथ्वी क्रस्ट का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व पता है तो आंतरिक परतों का औसत घनत्व निकाल सकते हैं। ये कितना निकल रहा है? ये निकल रहा है 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आंतरिक परतों के घनत्व में, पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है ना। जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक सतह में जाते हैं घनत्व में वृद्धि हो रही है। देखो ये मैं बताता हूँ, है ना। जैसे ये पृथ्वी है की आंतरिक परतें हैं, ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होती जाती है। घनत्व आधारित अध्ययन कौन देखते हैं? ये वृद्धि दो कारणों से हो सकती है ना। पृथ्वी की आंतरिक सतह में जा रहे थे जो घनत्व में वृद्धि दो कारणों से हो सकती है। जैसे घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन में वॉल्यूम। तो आंतरिक सतह के द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है ना। आंतरिक सतह के अगर द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, इसका तात्पर्य क्या है? केंद्र में लोहा होगा, है ना, कठोर चीज होगी, लोहा होगा। या फिर आयतन में कमी हो रही है। आयतन में कमी हो रही है मतलब दाब में वृद्धि हो रही है ना। तो इसी आधार पर इस घनत्व आधारित अध्ययन पर क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का विभाजन सियाल, सीमा और नीफे में किया गया है। सियाल, सीमा, नीफे मीन्स सिलिकॉन, जो उसके तत्व रहते, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकिल फेरियस। सियाल, सीमा और इन्हीं पे ये सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और ये नीफे। नीफे मीन्स निकिल और फेरियस, है ना। ये ठोस पदार्थ है ये सब, है ना। अब हम देखेंगे तापमान और दाब के आधार पर अध्ययन। सतह के अंदर की ओर जाने पर रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में वृद्धि होती है ना। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के अंदर जाते हैं, तापमान में वृद्धि होती जाती है रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण, है ना। और जैसे वो जब हम 90 किलोमीटर के अंदर जाते हैं तो तापमान इतना अधिक हो जाता है, अराउंड 1800 से 2700 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। तो ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है तो क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निकलता है कि पृथ्वी की सतह के अंदर जाते हैं तो दाब में वृद्धि होती है ना। दाब में वृद्धि रहने से है पदार्थ बिल्कुल एक दूसरे से चिपके रहते हैं, है ना। इसलिए दाब में वृद्धि के कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार पृथ्वी एक दृढ़ पिंड है, मतलब पृथ्वी एक क्या है? सॉलिड बॉडी है। पृथ्वी एक सॉलिड बॉडी है। नेक्स्ट आता है भूकंप शास्त्र के आधार पर। यह सबसे प्रामाणिक होता है। इसके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है मैं बताता हूँ कैसे। हम जानते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति 3 तरंगों से, कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी और धरातलीय तरंग, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और धरातलीय तरंग, PS और L। आपको ये भी पता होगा प्राइमरी तरंगे जो है सभी माध्यम में गमन कर सकती है ना, है ना। ठोस, द्रव, गैस तीनों में ये गमन कर सकती है। जबकि सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड बॉडी, है ना, सॉलिड ठोस में ही गमन कर सकती है।
है ना। एल वेव होती है जो सरफेस पे चलने वाली तरंगों को एल वेव कहते हैं। अब ये एक अध्ययन में पाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में भूकंपीय तरंगों का मार्ग वक्राकार होता है ना। मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे हैं वो एक साथ नहीं चलती, कहीं ना कहीं वक्राकार हो जाता है। जैसे अंदर से जाती है ना तो यहाँ पे ये वक्राकार हो जाती है। ये क्रेस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। गुटेनबर्ग अशांति तक पी तरंगों के साथ एस तरंगों का प्रभाव होने के कारण ये सिद्ध होता है कि क्रस्ट और मेंटल ठोस अवस्था में। यहाँ तक क्या होता है, क्रस्ट और मेंटल में पी और एस दोनों तरंगे पाई जाती है। ये गुटेनबर्ग अशांति, ये वाली गुटेनबर्ग अशांति है ना। गुटेनबर्ग अशांति क्रस्ट को मेंटल को कोर से अलग करता है। अब गुटेनबर्ग अशांति से आगे जाने पर पी तरंगों की गति में कमी हो जाती है। इससे प्रमाणित होता है कि बाह्य कोर तरल अवस्था में है ना। अब इससे जैसे नीचे आते हैं तो पी तरंगों की गति में ये पी तरंगों की गति में कमी हो जाती है ना। तो ये यहाँ पे बाह्य कोर है, ये तरल अवस्था में, इससे सिद्ध होता है। लेहमैन अशांति से आगे जाने पर वापस पी तरंग की गति में वृद्धि होने से प्रमाणित होता है कि आंतरिक कोर के पदार्थ अत्यधिक दबाव के कारण जमी हुई अवस्था में। अब ये कौन सी अशांति है, ये लेहमैन अशांति। लेहमैन अशांति, लेहमैन अशांति किसको किससे अलग करती है, ऊपरी कोर को निचली कोर से अलग करती है। तो जब निचली कोर में एस तरंगे आती है तो उनकी गति में वापस वृद्धि होने लगती है। इससे प्रमाणित होता है कि जो आंतरिक कोर के पदार्थ है अत्यधिक दबाव के कारण जमी हुई अवस्था में, यहाँ पे अत्यधिक दबाव है, इस कारण ये सब चीज़ें जमी हुई है। ठीक है, तो भूकंप शास्त्र के आधार पर काफ़ी प्रमाणित चीज़ें मिलती है हमें। ठीक है, इसी के आधार पर मैंने एक वीडियो बताया, उसको देखिए आप। Dive with us into the heart of our planet, where pressure, temperature, and seismic activity craft a spectacle of nature. First, we penetrate the crust, a rocky outer shell. Onward, we plunge into the mantle, where pressure and temperature increase dramatically. It's here, in this seismic hotspot, that earthquakes are born. Deeper still, we meet the outer core, a sea of molten iron and nickel. The pressure here, 1,000,000 times that at the surface, creates temperatures hotter than the sun's surface. Finally, we reach the inner core, an iron-nickel alloy sphere under incredible pressure, with temperatures soaring over 5,000 degrees Celsius. This journey, from crust to core, reveals the Earth as a dynamic, ever-changing entity, shaped by forces of pressure, heat, and seismic activity. The Earth beneath our feet, a testament to the power of nature. देखिए, अर्थ का इंटीरियर के बारे में था। अब हम आज से मैप भी स्टार्ट करेंगे। तो मैप में हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से, जैसे अपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका से होते हुए साउथ अमेरिका, उसके बाद यहाँ से अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका से सीधे ऊपर होते हुए यूरोप पहुँच जाएंगे, यूरोपीय देश, यूरोप यहाँ से होते हुए एशिया जाएंगे, है ना, और एशिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रों से चलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के आसपास आर्कटिक ओशन है, यहाँ कहीं। तो स्टार्ट करते हैं आर्कटिक ओशन से, है ना। और इसके साथ साथ जहाँ जिस स्थल को हम घूमेंगे वहाँ की विशेषताओं को देखेंगे, किस तरह का क्लाइमेट है ना, इन्वायरमेंट है, कि क्या क्या वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है और ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है ना, इस सब चीज़ें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्कटिक ओशन से। आर्कटिक ओशन के अंतर्गत ब्यूफोर्ड सी, बैंक आइसलैंड, विक्टोरिया आइसलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड, बेफिन आइसलैंड, बेफिन बे और ग्रीनलैंड, इनका अध्ययन करेंगे। तो एक वीडियो के थ्रू में सब चीज़ें बताता हूँ आपको। Have you ever wondered where the Arctic Ocean's largest body of water lies? Or pondered upon the mysteries that the second largest island in the world holds? Welcome to the fascinating journey across the Beaufort Sea, Banks Island, Victoria Island, Queen Elizabeth Islands, Baffin Bay and Greenland. The journey commences at the Beaufort Sea, named after the British hydrographer Sir Francis Beaufort. This marginal sea of the Arctic Ocean, spreading over 470,000 square kilometers,
is the Arctic Ocean's largest body of water. It's a world where the sun can shine at midnight during summer and hide below the horizon in winter. The Beaufort Sea, with its rich marine life, is a haven for beluga whales and seals, a testament to the resilience of life in extreme conditions. The journey continues to Banks Island, the westernmost island in the Arctic archipelago. This island, named after British naturalist Sir Joseph Banks, is a realm of raw beauty. It's a land of midnight sun in summer and polar night in winter. The island is home to the world's largest flock of snow geese and is a sanctuary for muskoxen. Next, we move to Victoria Island, the 8th largest island in the world. Named after the British monarch Queen Victoria, this island is a vast expanse of tundra, home to caribou and muskoxen. The island is also a treasure trove of archaeological sites, providing glimpses into the lives of the ancient Copper Inuit. From Victoria Island, we journey to the Queen Elizabeth Islands, the northernmost cluster of islands in the Canadian Arctic archipelago. Named to honor Queen Elizabeth II on her coronation day, these islands are mostly uninhabited. Their icy landscapes are testament to the unyielding power of nature. Our journey then takes us to Baffin Island, the largest island in Canada and the 5th largest in the world. Named after English explorer William Baffin, it is a land of fjords, mountains, and Inuit communities. The island is home to a diverse range of wildlife, including polar bears and Arctic foxes. From Baffin Island, we sail across Baffin Bay, a sea of the North Atlantic Ocean. It is a vital passage for Arctic maritime shipping and a habitat for an array of marine life, including the narwhal, the unicorn of the sea. Finally, our journey concludes in Greenland, the world's largest island. A realm of ice and snow, Greenland is a land of stark beauty and a stronghold of Inuit culture. Its ice sheet, second only to Antarctica's, holds the history of Earth's climate for hundreds of thousands of years. In summary, this journey has taken us from the Beaufort Sea's icy waters through the raw beauty of Banks and Victoria Islands, the icy landscapes of the Queen Elizabeth Islands, the fjords of Baffin Island, the marine life-rich Baffin Bay, to the snow-clad landscapes of Greenland. Each location, with its unique geography and history, contributes to the rich tapestry of the Arctic region. The resilience of life in these extreme conditions, the rich cultural heritage, and the unyielding power of nature are the key themes that resonate across these locations. इससे आगे का मैप हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।